गुड आफ्टरनून वंस अगेन, वेलकम टू कैफे चाय टोस्ट। होस्ट मैं हूं अनुशे। और बस रमज़ान के दिन कितने जल्दी गुजर रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें रोज़ होती हैं जो बहुत मज़े की होती हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब इस सेगमेंट में अलग क्या हो सकता है, बट कुरतलैन हमारे पास होती हैं गो विद द फ्लो के साथ और कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेकर आती है। और आज भी एक ज़बरदस्त यहाँ पे अरेंजमेंट है हमारे आगे। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे चल रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो फार सो गुड। एंड नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ईद आल्सो। कितने जल्दी, बहुत जल्दी। और मैं हैरान हूँ कि 15 रोज़े गुजर गया, 16वां रोज़ा है और पता ही नहीं चला। हालांकि मौसम भी गर्म था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गुजार दिया। वाकई में। तो अब ईद के अगर हम करीब आ ही रहे हैं तो ईद की तो अरेंजमेंट ज़्यादा फेस्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। तो आर यू गोइंग टू बी डूइंग समथिंग ऑन दोज लाइंस टुडे? एग्जैक्टली, मैंने थोड़ा शुरू किया है कि ईद से करीब तरीन दिन आते जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा लाइक यू नो फेस्टिव अरेंजमेंट भी शुरू कर दूँ। आज मैंने टेबल अरेंजमेंट जो है बनाया है। ठीक है। इसमें मैंने जो यूज़ किया है दिस इज़ नेस्ट टाइप फ्रूट्स। ठीक है। इसमें जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई चीज़ भी जो होती है अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई ब्यूटी होती है। अब ये प्लांट पॉट का है जो कि जल चुका था। जब हमने पॉट को थोड़ा सा टिल्ट करके मट्टी निकाला तो ये रूट्स जो है वो पॉट्स का शेप ले लेता है, यू नो। तो ये रूट्स जो है पॉट का शेप लिया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने अरेंजमेंट का पार्ट ऑफ डिज़ाइन बनाऊं। तो मैंने ये स्टैंड है, इस पे मैंने ये रूट्स को वॉश कर लिया, सारी मट्टी इसकी निकाल दी और धो के मैंने इसको स्टैंड के ऊपर रखा। अच्छा, ये रूट्स जो हैं आपस में बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो मैंने क्या किया, हल्का हल्का इसको ऐसे खींच के ज़रा सा ऊपर कर लिया ताकि थोड़ा सा ये हमारे एक अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा और एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ये मिक्सअप नहीं हुआ होगा। इसको मैंने खींच के ऊपर किया। इस तरह से एक दो रूट्स मैंने इसके साथ पुल किया तो ये इस तरह से इस वे में आया। जब खुल के तो मैंने इसको इसके साथ टाई कर दिया और इसको मैंने इसके साथ टाई कर दिया, जस्ट टू गिव अ इम्प्रेशन कि सब आपस में एक रिलेटेड हैं एक साथ। फिर हमारे पास पाइन कोन्स रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाइन कोन को ये मैं अपना जब अरेंजमेंट कंप्लीट कर लूँगी तब मैं इसको इसके साथ यहाँ पे रखूँगी। और इसके भी बहुत छोटे से टाइनी से बड़े प्यारे से ये यू नो बिल्कुल छोटे छोटे से पाइन कोन्स हैं। तो इसको भी मैंने सोचा कि चूँकि ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो मैं इसको भी डिज़ाइन में अपने अरेंज करूँ। तो मैंने इसको अपने इस ग्लू के साथ इन पाइन कोन्स को छोटे छोटे मैंने जगह जगह पे पहले से इसको जो है मैंने प्लेस कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। और इसमें से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने बस जैसे कि अभी इसमें जुड़ा हुआ है ये, बट यू नो इसका जैसे ये बेस है, आप ग्लू गन से भी कर सकते हैं। ग्लू गन पे याद आया कितना बड़ा मार्क आया था ग्लू गन से। अच्छा, ये एग्जैक्टली ऑफ द ग्लू गन। तो ये मैंने इसके साथ किया। अगर ग्लू गन का इतना टाइम नहीं है तो फिर आप आराम से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको फिर हमने इसके साथ चिपका दिया, इससे ये होता है कि ये गिरेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कि ये देखें हमारे पास ट्यूब्स हैं। अब ये ट्यूब्स ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है मैंने ख़रीदा है कि हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम बहुत चीज़ें जो हमारे अरेंजमेंट से रिलेटेड होती हैं वी बाय दोज थिंग्स। लेकिन एक लेमैन के लिए मैं बताऊँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परेशान हो इस चीज़ के लिए। जब हम ऑर्किड्स ख़रीदते हैं, फूल वगैरह, उसमें भी ट्यूब्स लगे हुए होते हैं मगर किसी और शेप के होते हैं, ज़रा पॉइंटेड होते हैं, इसमें आसानी होती है। मगर ऐसी कोई बात नहीं, चूँकि मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अगर इसमें फ्लावर्स डालने हैं तो ये बड़ी आसानी है कि इस तरीके से देखें फिक्स हो जाएगा इसके अंदर। वरना आप आम ग्लास ट्यूब्स जो मैं बताती हूँ अक्सर कि हमारे सर्जिकल जगहों पे मिलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्लास्टिक के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी यूज़ करने के लिए आपके पास नहीं है तो सिंपली ये ओएसिस के पीसेस हैं। जब हम ओएसिस यूज़ करते हैं किसी भी अरेंजमेंट के लिए और जो साइड से हमारे पार्ट्स बच जाते हैं, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। और इसको हम देखें इसके बीच में भी डाल के इसमें फूल रख सकते हैं। हम इसको साइड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्ड। तो मैं आज भी हो जाता है एग्जैक्टली, तो मैं इसलिए ओएसिस दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास ट्यूब्स नहीं है यू कैन यूज़ दीज ओएसिस। ठीक है। अच्छा, अब मैं ट्यूब का ये बताना चाहूँगी आपको कि ये ट्यूब जो है आपने इसमें मैंने इसके कवर को खोला, इसको मैंने पानी डाला और पानी डालने के बाद ठीक है
इसको मैंने बंद कर दिया और ये हमारी ट्यूब्स तैयार है। बाकी समय पानी डाला हुआ है, एक में मैंने पानी आपको डाल के दिखा दिया है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको अरेंज करना है, राइट। सबसे पहले आई होप के लोगों को याद हो, मैंने ये लीव्स बहुत इस्तेमाल किए हैं, हर अरेंजमेंट में इस्तेमाल किए हैं। तो या तो मैं इसका नाम बता दूं या मैं पूछ लूं कि भी इसका नाम क्या है। आपको तो खैर याद होगा, मुझे याद है, आपको याद पूछ लेते हैं लोगों से कि भाई आप लोगों को याद है नहीं है, लेकिन तो बड़ी आसानी से एनीवेज मैं बता दूंगी इसका नाम। फिलहाल मैं देखती हूँ याद है कि नहीं है। अच्छा, इन लीव्स को मैंने क्या किया है कि मैं इसको भी हम ट्यूब में डाल सकते हैं और उसके साथ लगा सकते हैं, मगर वो चीज़ें जिनके बारे में हमें पता है कि वो पानी के बगैर भी स्टे करती हैं और ड्राई होकर भी अच्छी लगती हैं, तो हम उसको ट्यूब के बगैर भी डाल सकते हैं। अब जैसे ये है, इसको मैं थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे लाके, अब ये वायर्स हैं हमारे पास। अच्छा, वायर्स हैं। अब ये भी है कि देखने वाले सोचेंगे ये वायर्स तो हमें नज़र नहीं आते यहाँ पे, नहीं, तो ये कटे हुए वायर्स हैं। और ये भी अगर आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हमारे जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 नंबर के वायर्स होते हैं, जो एल्युमिनियम वायर्स होते हैं, किसी भी हार्डवेयर के शॉप पे मिल जाते हैं। उन वायर्स को आप छोटा छोटा सा काट लीजिए और उसको आप टाई करने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। और ये चूँकि ग्रीन है और ग्रीन के साथ ग्रीन छुप जाता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और जब एक चीज़ का शौक़ पैदा हो जाता है तो फिर आप खुद कोशिश करते हैं कि आप डिफरेंट जगहों से जो है आप उन चीज़ों को ढूंढें और उनको इस्तेमाल करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम किसी भी फील्ड में हम जब शौक़ हमें होता है तो लाइक कुकिंग का है तो हम डिफरेंट चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ढूंढते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपने किचन में रखें। इसी तरीके से अगर आपको फ्लावर का शौक़ है तो आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करें और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जमा हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकेंगे। तो मैंने एक लीफ, अच्छा, सीजनल भी फूल आते हैं तो उनके भी कोई कलर्स के कोई ट्रेंड्स होते हैं कि विंटर्स में डार्कर, समर्स में लाइटर फ्लावर्स, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, देखिए फूल तो हर सीज़न में आते हैं, मगर वो आपकी अपनी होती है सेंस कि आप यूज़ करें कि अगर विंटर हैं तो आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, और अगर विंटर नहीं है, समर्स हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वो कलर्स यूज़ करेंगे जो बहुत ही कूल कलर्स होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि हम देखें कि अगर एक साइड से मैंने यूँ किया है तो इसको मैं जिस साइड से लेकर आऊँ ताकि अच्छा लगे वो। तो 2-3 जगह हमें रख के देखना होता है थोड़ा सा कि किस जगह पे अच्छा लग रहा है ये। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं इस तरह से टर्न करके लाऊँ, तो इसको भी मैंने एक वायर के साथ, क्योंकि अगर हम वायर नहीं लगाएंगे तो ये डर होता है इसमें गिरने का भी कि ये कहीं टिल्ट ना हो जाए। ये हमने उसको वायर के साथ कर लिया, ज़बरदस्त। और फिर बारी आती है फ्लावर्स लगाने की। फ्लावर्स मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं सारे में सिर्फ वाइट एंड ग्रीन कलर्स बड़ा समरी सा और एक नेस्ट टाइप का भी इम्प्रेशन आ रहा है नीचे। और अच्छा, ये ज़रा सा ये बताएं कि हम लोकल फ्लावर्स को इतना इनकरेज नहीं करते हैं, बट इफ़ वी हैव एक्सेस टू लोकल फ्लावर्स उनसे भी खूबसूरत अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। लोकल फ्लावर्स को हमें इनकरेज करना चाहिए। सारी वजह यह है, मैं आज लोकल फ्लावर्स ज़रूर यूज़ करती है, मेरे जहन में था, मगर वजह यह है कि इतनी गर्मी है अनुषे कि फ्लावर्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो हैं भी वो इतने ज़्यादा विल्ट हुए हुए हैं कि उन फ्लावर्स को यूज़ हम कर नहीं सकते। वरना ये है कि देखिए लोकल में इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर मैं लिलीज यूज़ ना करूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्लैड्स हैं, हम इन ग्लैड्स को यूज़ कर सकते हैं, ये लोकल है, हमें मिल जाता है। अगर ये फ्लावर्स भी नहीं है तो हम इसकी जगह रोजेज़ यूज़ कर सकते हैं, रोजेज़ मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, मगर सिर्फ आजकल कुछ इस महीनों में मुश्किल हो रही है फ्लावर्स का मिलना, तो वरना ये है कि हम इसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। तो मैंने इसको लिलीज़ जो हैं इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है लिलीज़ की, ये मैंने ट्यूब में डाला। वाह, ठीक है। और इसको अब मैं इसको अपने अरेंजमेंट में कोशिश करूँगी कि कौन सी जगह बेस्ट है जहाँ पे ये अच्छा लगे। अब देखिए हम बगैर ओएससी से कितने आराम से ट्यूब चला गया ये इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमने एक और हम इसमें से, ठीक है, हम एक ब्रेक भी लेते हैं इसी बात पर। देखिए कितने मज़े से ये चीज़ बन रही है, एंड इट्स गोना लुक लाइक सच एन अनयूजुअल फ्लावर अरेंजमेंट। तो यही तो है कुरतलैंड का कमाल, जब वो हमारे यहाँ पे होती है, हमें बताती रहती हैं डिफरेंट चीज़ें किस तरीके से करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस अरेंजमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। डू नॉट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक, वेलकम बैक। आवर फ्लोरल अरेंजमेंट नाउ इज़ इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और काफ़ी चीज़ें हमने इसमें ऐड भी कर दी हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है। थैंक्स टू कुरतलैन। कुरतलैन, क्या बना रहे हैं हम अब इसके साथ और क्या हमने ब्रेक में थोड़ा सा इसमें फ्लावर्स जो हैं डाले हैं। ये क्रिसेंथेमम है। क्रिसेंथेमम, मैंने नाम ले लिया, वरना मेरा दिल था कि मैं इसके बारे में पूछती इसका क्या नाम है। मेरा टेस्ट है आज तो ये क्रिसेंथेमम है। अब मैंने ऊपर लिलीज लगाए हैं वाइट। अब इसका नीचे का जो बेस है इसको मैं क्रिसेंथेमम से मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी हाइट हम देखते हैं कि ये बहुत ऊंचा हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा इसको और काटना है। और इस काट के हमने इसको यहाँ पे, जैसे कि हमारे बॉर्डर के ऊपर भी पूरी लाइन आ जाए फ्लावर्स की, ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद हमने पूरे बॉर्डर को हमने इस तरीके से। अच्छा, क्रिसेंथेमम भी जो है ये भी पानी के बगैर बहुत दिन तक लास्ट करते हैं। और पानी में डालें तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके आराम से 7-8 डेज चले जाएंगे। लेकिन अगर विदाउट वाटर भी हैं तो भी ये 2-3 दिन चल जाते हैं, क्योंकि हम इसको ग्लू से भी स्टिक करते हैं। ऐसे अरेंजमेंट का बजट तकरीबन कितना होगा? इस अरेंजमेंट का बजट जो है अराउंड 1000 हो जाएगा। मगर अगर हमने जैसे कि बताया कि हम रोजेज यूज़ कर लें, ग्लैड्स यूज़ कर लें, तो इट विल गो अराउंड अबाउट विद इन 500, नॉट मोर देन 500। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि, फिर ये कहना चाहूँगी, द ग्रीन इज एडिंग द लाइफ टू द पार्टी। बिल्कुल, मैं हमेशा कहते रहती हूँ कि अच्छा, मेरा टेस्ट मैं फेल हो गई हूँ, क्या कहते हैं इसे, मैं भूल रही हूँ। रस्क स्लीव्स, ठीक है। और इसका मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास कराची में है, फाइकस लीव्स हैं जो बहुत कॉमन है, हर घर में लगे हुए होते हैं, बाहर भी। इसकी जगह हम वो यूज़ कर सकते हैं, मगर वो इस बेल के फॉर्म में नहीं होता, वो लाइक काट के हम जगह जगह लगाते हैं। ये है कि लेकिन अब इतनी चीज़ें कॉमन हो गई हैं, इतना लोगों को शौक़ हो गया है, इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अब लोग कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ें भी यूज़ करें। अच्छा, अब ये है कि मेरे पास एक बंच और भी लिली का है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर लूँ, जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो पत्ते हर जगह के हम यूज़ करें। मैं थोड़ा सा इसको तोड़ रही हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर मैं इसको लगाऊंगी तो ये बहुत ओवर क्राउडेड तो नहीं हो जाएगा, लेकिन देखें ये स्पेस है, अगर कैमरा इसको दिखा सके, ये स्पेस है इस जगह पे जहाँ पे मैं समझती हूँ कि हम इसको लगा सकते हैं। और अगर हमें ऐसा लगे जैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, और अगर ऐसी फीलिंग यहाँ भी होती तो हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम इस फूल को ऐड करते। ठीक है जी। मिस फारूक की कॉल आ गई मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। ओह नो, लाइन ड्रॉप हो गई। मिस फारूक प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारी अरेंजमेंट तैयार हो रही है, एंड इट्स सो डिफरेंट एंड इट्स सो नाइस। और अच्छा, इसमें कुछ अरेंजमेंट्स से कुछ सर्टेन नाम होते हैं, लाइक इज दिस कम्स अंडर सर्टेन कैटेगरी ऑफ अरेंजमेंट्स? दिस इज कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट। और हम इसे डाइनिंग टेबल पे देखा रखने की चीज़ ये होती है, हम वो चीज़ रखते हैं जो कि हम थ्रू देख सकें। अगर हम बैठे हुए हैं कुर्सी पे तो हमारा सामने जो बैठा हुआ है उसके साथ आई कांटेक्ट हो। अब चूँकि इसके ऊपर बेस भी है, थोड़ा सा ये ऊँचा हो गया है, वरना ये ज़रा शैलो रहता है। मिस फारूक की कॉल अब दोबारा से आ गई, ले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त आपका शो होता है। ये फ्लावर अरेंजमेंट इज माय फेवरेट सेगमेंट। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएं, आज हम पूछ रहे हैं कि ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्ते हैं, इनको क्या कहते हैं? किसी को पता है? नहीं, इतना भी नहीं। हाँ, रस्क स्लीव्स। दोबारा बताइएगा। रस्क स्लीव्स। ठीक है, ठीक है। और मैं अपनी बेटी की जो है ना एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी। मतलब बच्चियाँ जब अब आगे माशाल्लाह ईद आने वाली है, अल्लाह ताला सबको ईद जो है वो मुबारक करे। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगी कि जिस तरह जब बच्चियाँ एक दूसरे को जाएं गिफ्ट के तौर पर, अगर उन्हें एक छोटा सा कोई फ्लावर अरेंजमेंट करना भी ये भी सिखा दें, चाहे हम बड़े भी हों चाहे बच्चे भी हों। हाँ, बिल्कुल। तो उनके लिए भी थोड़ा सा ताकि वो खुद भी क्रिएटिविटी इस तरह की अपनी दिखाएं। मेरी बेटी को बहुत शौक है फ्लावर अरेंजमेंट्स का, और अभी उसने, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि उसने कंपटीशन में भी विन किया था फर्स्ट अपने स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि उसकी और मेरी दोनों की अरेंजमेंट थी, तो बहुत पसंद किया गया, और उसकी फ्लावर बास्केट को जो है वो फर्स्ट मतलब तो हमें तस्वीर भी जरूर भेजिएगा, दिखाइएगा। तो इस तरह कि अगर कुछ उनके लिए भी क्रिएटिविटी हो कि वो अगर जब अपनी फ्रेंड से
से मिले तो वो किस तरह एक दूसरे को डिस्प्ले करें। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बड़ा अच्छा आइडिया दिया उन्होंने भाई। बिल्कुल, मैं ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगी ताकि जितनी भी बच्चियां हैं और उनको भी ज़रा आसानी हो जाए। अच्छा, मैंने बंडल बना लिया है। बंडल इस तरह से बनाया है कि जैसे कि हमारे पास एक स्टिक में पूरा बंच था फ्लावर का, वो मैंने उठा के लगा दिया। अब जैसे अलग अलग मैंने इसको काटा है और इसको बंच शेप देने के लिए हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमने वायर के साथ जो है इसको टाई कर लिया, तो ये एक बंच बन गया। अब हमें देखना है कि कौन सी जगह हमारी एम्प्टी थी जहाँ पे हमने इसको लगाना है, इधर, राइट। तो इस तरफ लगाऊंगी मैं। आज हमारे पास वाउचर्स भी हैं कराची के कॉलेज के लिए, जिनसोए के वाउचर्स हैं, बैम्बू के वाउचर्स हैं और मार्केट के वाउचर्स हैं आज कराची के कॉलेज के लिए। तो बिजली को तो मैं कॉल नहीं करने दूंगी, लेकिन आप लोग ज़रूर कॉल कर सकते हैं और हमें बता दें जी। वाह, ज़बरदस्त। अगेन इट्स वेरी वेरी प्रीटी। इसमें मैं चूँकि अब वाइट लगा चुकी हूँ, वरना लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा एक आपको वो जो ग्लैड्स हैं हमारा, ताकि उन लोगों को पता लगे जो इम्पोर्टेड यूज़ नहीं करना चाहते हैं कि हम ग्लैड्स को कैसे यूज़ करें, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसी के साथ ही बता दूँगी। ये हमारा एक जगह रह गई थी जहाँ पे ज़रा सा एम्प्टी लुक आ रही थी, यहाँ पे मैंने ये इसको बंडल किया और मैंने इसको आराम से टाई कर लिया। हो जाएगा 1 से 2 मिनट में, हो ही जाएगा। अब तो आपको आदत हो गई है। We have plenty of time. Plenty of time, 1-2 मिनट में। वाह, 1-2 मिनट बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। अच्छा, ये देखें, ये अब ये हमने एक हमारे पास पाइन कोन है। अब मैं इसको बीच में भी डाल सकते हैं। बीच में नहीं, मैं सोच रही हूँ व्हाट इफ अगर हम इसको यहाँ डाल दें, हाँ ऐसे, ताकि ये ज़रा पार्ट लगे। अच्छा, इसको वैसे बांधना होता है, अब टाइम कम है तो मैं इसको नहीं बांध रही हूँ, वरना इसको हम बांध सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे कुछ एंड्स हैं। इस अरेंजमेंट को फ्रेश कैसे रखेंगे? इससे तो पानी तो नहीं, आप देखिए ट्यूब के अंदर पानी है और ऊपर से आप फ्रेश करें इसको। हाँ, ट्यूब के अंदर पानी है और इसको भी हमने इसके साथ छोटे-छोटे बर्ड्स हैं, पानी निकल रहा इसके साथ। हाँ, इसको ज़रा सा आप टर्न कीजिएगा ऊपर से, फिर ये पानी निकलेगा इसके अंदर से। ठीक है, ज़बरदस्त। तो चले जी, इसी के साथ हमारे इन सेगमेंट्स का टाइम जो है ये ख़त्म होता है, बट अरेंजमेंट इज़ कंप्लीट एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ज़रूर इसको अपने घर पे ट्राई कीजिएगा एंड अलग अलग आइडियाज़ हमेशा आके क्लोथलैंड हमें देती हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इसको थोड़ा सा अनुषे अगर हम जैसे अगर यूज़ करना चाहें ना, वाइट नहीं है, ग्लैड्स हैं, तो हम इसको इसी तरीके से इसके साथ डाल सकते हैं, ट्यूब के साथ। ज़बरदस्त। ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं एंड वी विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच बिल्ली। वाह, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैं दुपट्टा भी बचा रही है आज। क्या वाह भाई बाजी, आप दोनों बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ हैं, तो आप दोनों से एक सवाल है मेरा। जी पूछे। बाजी, सवाल ये है कि मैंने अपने बच्चों को ना बाहर के प्रोडक्ट खिलानी शुरू कर दिया। आप ही लोगों ने कहा था कि बाजार की चीज़ खिलाओ, तो वो जो है प्रोडक्ट नहीं होती वो चंगी वाली, तो उससे बच्चा ना ज़रा सेहतमंद हो जाए, अच्छा हो जाता है। मैंने इतनी महंगी वाली प्रोडक्ट ला के ना उसको वो नैगेट्स खिलाए, चिकन के पीसेस खिलाए, या हर चीज़। हाँ, मैंने और शेफ शाही ने कभी ये नहीं कहा कि बाहर की प्रोडक्ट्स खिलाओ, और अगर ऐसा होता तो मैं और शेफ शाही रोजाना क्यों चीज़ें बना रहे होते। एग्जैक्टली, हमने ये कहा था कि बाहर से अच्छी ग़िज़ा खरीद के लाओ, घर का बना के उसको खिलाओ। घर में नगेट्स भी खिला सकती हो, मगर घर में बने। बाजी, वो जो बाजार में इतने महंगे मैंने खुद देखे हैं, बल्कि उसके तो बशूरियाँ भी चल रही होती हैं,
तो लेकिन हमने तो अपने बच्चों को खिलाया बाजी, उसके पेट में दर्द हो गया, पूरी रात ही नहीं सोया, वो रो रहा। मैं डॉक्टर के पास ले गई सुबह, तो डॉक्टर ने कहा इसको क्या खिलाया। मैंने कहा मैं तो बाजार का वो नगेट्स वगैरह होते हैं, चिकन के पीसेस होते हैं, वो बड़ी प्रोडक्ट वाले हैं, उनका नाम है, वो खिला रही थी। तो कह रहे मत खिलाओ, ये उसकी वजह से बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है। देखो इसी बात पे मुझे आज का टॉपिक मिल गया हमारे जान है तो जहान है के लिए। क्यों ना हम जंक फूड पे बात करें, जान है तो जहान है में, वरना बिल्कुल जी। न्यूट्रिशन टिप आपके साथ शेयर करती हैं जंक फूड के बारे में कि जितने भी जंक फूड है, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ास हैं, चिप्स हैं, फ्रोजन आइटम्स हैं, आपको पता है कि पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस ऑफ बीमारी है जंक फूड। उसमें वो तेल, उसमें वो जो मीट इस्तेमाल होता है, बहुत सारे कार्सिनोजेनिक्स होते हैं। तो सबसे पहली और सबसे यूजफुल जो बात है आपको बताने के लिए कि क्यों आप जंक फूड का इस्तेमाल ना करें न्यूट्रिशन के हवाले से, कि बहुत सारे लोग उससे मोटे होते हैं, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी रीज़न है, डायबिटीज़, इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स। तो ये सबसे पहली रीज़न है कि आपको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जंक फूड, ठीक है। एंड आई थिंक वही जो हम कहते हैं जाने तो जहान है, एक बार स्ट्रोक हो गया तो जान ही नहीं है, फिर तो जहान ही नहीं है लिटरली। मगर आयशा, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे culinary आर्ट स्कूल में, तो हमारे जो शेफ इंस्ट्रक्टर्स थे वो हमें कहते थे वैसे तो you can cook your food, you can give best to your client, but once in a while it is a must to go to some nice burger place and eat one burger. Yes, once in a while. ये बड़ा ज़रूरी है शेफ। हम तो रोज ही बर्गर और पिज्जा ये चीज खा रहे होते हैं। और गोरमे बर्गर्स और प्रोसेस बर्गर्स भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप अच्छी जगह जाके बर्गर्स खाएं और जो फास्ट फूड जॉइंट्स होते हैं दे डिफरेंट। एग्जैक्टली, दे आर डिफरेंट। अच्छा, हाइपर रिवॉर्डिंग भी इसको इसलिए कहा जाता है कि जंक फूड में यूजुअली ज़्यादा MSG का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो कि आपकी भूख को बढ़ाती है। मैदा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, डीप फ्राइड चीज़ें अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसी वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप फुल हो गए। बट देन अगेन, जैसे हम हमेशा बात करते हैं सिंपल कार्ब्स की, तो थोड़ी ही देर बाद आपको भूख लगती है। तो इसलिए इसको कहते हैं हाइपर रिवॉर्डिंग, यानी कि आपका पेट भी नहीं भरा और आपने इतनी सारी कैलोरीज कंज्यूम कर ली, एम्प्टी कैलोरीज। एग्जैक्टली, और एम्प्टी कैलोरीज ही से रिलेटेड हमारा पॉइंट 3 भी है, और वो ये है कि देखिए जंक फूड, कोई भी जंक फूड इमेजिन करें, एक बर्गर है जो कि होल व्हीट ना हो, कम फाइबर होगा उसमें, बहुत कम प्रोटीन होगा उसमें, कार्ब्स की भरमार होगी जो कि चर्बी ज़्यादा होगी, विटामिन्स उसमें बहुत कम होंगे। अगर आप फॉर इंस्टेंस कोई अच्छी सी फ्रेश वेजिटेबल भी ले लें, उसको डीप फ्राई करें तेज़ तेल में, जो कि आपको डिफरेंट बर्गर चेन्स पे भी मिलता है, अक्सर आपको पोटैटो हैश ब्राउन, ये सारी चीज़ें, उसके न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएगी, पूरी चीज़ स्पॉइल हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनाब एक और चीज़ के बारे में। जब आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो एक आप खुद एक बर्गर बन जाते हैं। वो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज बेली फैट, पेट पे जो फैट होता है, ना सिर्फ ये कि वो देखने में बुरा लगता है, मगर वो सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बुरा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बोन्स जो है वो ब्रॉड है, दैट्स ओके। अगर आप मोटे दिखाई देते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, सेहत के लिए बुरा नहीं है। जब पूरी बॉडी की हम बात करते हैं तो नॉट ऑल बॉडी फैट इज़ इक्वल। अगर आपके शोल्डर्स ब्रॉड है, आपको नुकसान नहीं होगा। बेली पे 30 इंचेस से ज़्यादा अगर जो है वो सर्कमफेरेंस है, खासतौर पे लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, लड़कों की अराउंड 36-37, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत इंजूरियस है। अच्छा, इसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीजेस भी होती है। बिल्कुल, जब आपके स्टमक पे, आपकी बेली पे ज़्यादा फैट होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत स्लो हो जाता है, यानी फिर आप कोशिश भी करेंगे वेट शेड करने की तो बहुत मुश्किलों से वो कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं फॉर दिस रीज़न योर वेस्ट साइज। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये भी है कि इसी वजह से फिर, क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो आपका वेस्ट साइज बढ़ता ही रहेगा, फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगेन नंबर 4, कटिंग कार्ब्स, ईटिंग मोर प्रोटीन। बिल्कुल, कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी कि मैदे का, बहुत सारी चीनी का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करें। वो चिकन जो आप बर्गर में डीप फ्राई करके ऐड करके खाते हैं, अगर उसको आप ग्रिल करके लेमन, पेपर, हल्की सी हेल्दी तरीके से बना लें, सॉटे कर लें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बहुत सारा फाइबर खाएं, जो कि जंक फूड में सैडली नहीं होता। सो ये हमारी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स थी, हाउ टू बी हेल्दी। वेरी नाइस, बहुत इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हमें मिल गई इससे, है ना। इसका मतलब है बाजी, मैंने आज तक अपने पैसे का ज़या भी किया, बच्चे की सेहत भी ख़राब की, और डॉक्टर के पैसे अलग दिए, दवाइयों के पैसे अलग दिए,
और फिर हमारी सेहत भी नहीं बनी, ना हमारा मतलब कोई घर का बजट भी आउट हुआ। तो इससे बेहतर है कि अगर जो 400 रुपए का चीज़ हम वो बजट लेकर आ रहे हैं, 400 रुपए में हम चिकन भी ले आए और भाजी भी ले आए और उससे अच्छा खाना हम 2 टाइम का खा लें। एग्जैक्टली ये मैं अपने मल्ले वालों को बात कहूँगी कि ना आप ये हमारी बाजी आशन और बाजी शेफ जो कह रही है वो सही होता है। बिजली, मेरा तुमसे एक सवाल है, ये बताओ कि पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? दाल चावल। Any more guesses? दाल बिरयानी तो केपीके में किसी को नहीं पता, बलूचिस्तान में किसी को नहीं पता। दाल चावल है बाजी। अंडे वाला बर्गर नहीं, क्या है? अंडा पराठा मेरा तो फेवरेट है। अंडा पराठा मैंने नहीं, मुझे पता है। एक सेकंड, निहारी और हलीम के बीच में निहारी भी कोई नहीं जानता केपीके में, वहाँ नहीं खाई केपीके में तो सिर्फ कढ़ाई जानते हैं। मतलब आई नो, बट एक चीज ऐसी है जो हर जगह के लोग, चने की दाल फ्राई, चिकन टिक्का बता दूं? हाँ, पुलाव। मैं बिरयानी हर सूबे में खाया जाता है। बिरयानी में पहुंच गए थे, पुलाव पे आने वाले थे। बिजली नजदीक थी वैसे। अच्छा शेफ, इससे याद आया कि हमने अभी नेक्स्ट वीक का अपना मेन्यू प्लान करना है, तो डेफिनेटली आपकी एक्सपर्ट एडवाइस हमें चाहिए कि क्या रखें। बताएं ना, ईद आ रही है तो क्या ऐसा रखें कि हमारे रेस्टोरेंट में लोग आए भी और खाएं भी और उनको लगे कि यूनिक है ये कोई चीज। बच्चे मीठे में हम कुछ ऐसा नहीं रख सकते। देखिए शीर, रबड़ी शीर और शीर कोरमा इस तरह की चीजें तो बनती रहती हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ ऐसा बनाए कि ना सवैयों की लेयर हो, फिर उसकी फलाने की लेयर हो, तो खोए की लेयर हो, फिर कस्टर्ड की लेयर हो, फिर इतना मीठा हो, कस्टर्ड भी, आइसक्रीम भी, बिजली का वेट जो है एक ही डिश में। नहीं, मैं सोच रही थी वैसे आयशा, ऑन अ सीरियस नोट, कि हमने इफ्तार में बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं। अब दही बड़े छोले देसी वाली चीजें तो हमने सब कर ली है ना, जो बुफे हमारे चलता है। अब जो लास्ट वीक होता है वो होता है जरा फेस्टिव, है ना? तो फेस्टिव में थोड़ा सा ईद के हिसाब से हमें अपना मेन्यू चेंज करना चाहिए। कुछ इटालियन डिशेस हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कुछ स्टेक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि अब लोगों का मूड बन गया है वो चीजें खाने का और वो बेजार आ गए हैं छोले और चाट। हाँ, सही कह रही है पाजी, मैं तो इतना तंग आ गई हूं। बहुत अच्छा आइडिया है, स्टेक्स बनाएंगे डिफरेंट किस्म के। बिल्कुल। मिसेस आबिद की भी कॉल आ गई है, ये कॉल भी उनको भी शामिल करते हैं हमारे इस कैफे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मिस आबिद, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, सवाल का जवाब देंगी तो यहाँ से वाउचर जीत सकती हैं आप। जी हाँ, कोशिश करूँगी। अच्छा ठीक है जी, क्या है सवाल? जी, शायद जो आज डिश बना रही हैं ओमाली कौन से मुल्क से? हाँ, उसका ताल्लुक कौन से मुल्क से है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बताए नहीं, अब मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? शायद कोई ऑप्शंस दें? ऑप्शन दे सकती हूँ मैं। अच्छा बताएं कि क्या ये इजिप्ट की है या मराकश की है या जॉर्डन की? जॉर्डन, मराकश या इजिप्ट? ये पहला ऑप्शन कौन सा दिया आपने? जॉर्डन, मराकश या इजिप्ट? ये पहला ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उर्दन है ना, एक मुल्क है उर्दन। अच्छा, जॉर्डन की तो नहीं है, आप इससे पहले जो आप नाम लिया ना, मराकेश, जॉर्डन, मराकेश। चलिए सही है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया, बताएंगे हम एंड में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू फॉर योर कॉल। ठीक है जी। फोन से याद आया, मैंने भी कल फोन किया था जी। बाजी, मैं बिजली नहीं बात कर रही, मुझे वाउचर चाहिए, ऐसी कुछ कह देती। बिजली छूट, बिजली चीटिंग। ब्रेक लेते वो ना, मुझे जब वाउचर नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे ही करूँगी। जी, और कुकिंग भी हमारे यहाँ पे जारी है। शायद जो है वो कुछ आज को कर रही हैं, आयशा जो है वो आज आराम कर रही है, नसीब खान तो अपने काउंटर पे खड़े हुए कुछ तरबूज के साथ कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं। डिजाइन हो रहा है, गार्निश डिजाइन हो रहा है, गार्निशिंग हो रही है, और ये मतलब कि इट्स लुकिंग लाइक अ ब्लेड। चलिए जी, शायद क्या बना रहे हैं हम, कैसे बना रहे हैं? आज मैं बहुत ज़बरदस्त एक डिश बना रही हूँ और ये बेसिकली पूरे मिडिल ईस्ट में खाई जाती है, लेकिन एक मुल्क है जिसका अभी हमने सवाल पूछा, इसलिए मैं बता नहीं सकती वो इस वक्त, एक मुल्क है। या बता दूँ ताकि पता भी चल जाए उनका जवाब सही था या नहीं था? नहीं बताते। अच्छा, नहीं बताते, अभी हमें डायरेक्शन में लेके नहीं बताते। लेकिन मिडिल ईस्ट में है ये मुल्क। एग्जैक्टली। उसको बहुत सारे लोग इसको ओमली कहते हैं, ओमाली भी कहते हैं, उम्मे अली भी कहते हैं।
बेसिकली ये एक ऐसी डिश है कि एक दफ़ा एक जंग जीती गई थी और जब वो उसकी सेलिब्रेशन हुई तो किसी एक शख्स था जिसका नाम अली था और उसके नाम से उसकी माँ ने बनाई थी। ठीक है, हाँ। तो ये बिल्कुल एक मतलब समझें कि अर्ली डेज में कोई जंग लड़ी गई थी अरब के ममालिक में, तो ये वहाँ पे बनी थी। और ये बनाते हैं लेफ्ट ओवर ब्रेड बची हुई आपकी फ्लेकी ब्रेड या पफ पेस्ट्री आपके पास हो, या वो जो पामर्स आते हैं ना जो हार्ट शेप एक पेस्ट्री आती है जो फ्रेंच होती है, उससे भी ये बन सकती है। और जो मैंने पहली बार खाई थी तो सऊदी अरब में खाई थी और मैंने वहाँ पे हमने नाश्ते में खाई थी, आई थिंक जहाज़ में, मैंने प्लेन में खाई थी। और वहाँ पे मुझे सब लोगों ने कहा था कि इसका नाम ओमाली है और ये हम बहुत शौक से खाते हैं और आप भी खाएं, इसमें हनी है और ये है। तो मैं बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। क्रोज़ॉन्ट्स लेफ्ट ओवर अगर बचे हों जैसे नाश्ते में हम लोग खाते हैं, बच जाएँ तो आप उसे डेफिनेटली पुडिंग बना सकते हैं। क्रोज़ॉन्स में चाहिए, इसमें आपको कंडेंस मिल्क चाहिए, इसमें थोड़ा सा कोकोनट चाहिए और इसमें क्रीम चाहिए और इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ आ रही है वो चीनी के बजाय जो है यहाँ पे हनी हमारे पास रखा हुआ है, हनी जा रहा है और पिस्ताशियो, आलमंड, फिग्स। हाँ, इट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। और इसके जो टेस्ट है सारा डिपेंड करता है कि क्रोज़ॉन्स आपके कितने मज़ेदार हैं, ये जो आपका कंडेंस मिल्क है ये कितनी अच्छी क्वालिटी का है। और बटर अगर आप इसमें डालते हैं थोड़ा सहरी के लिए इसको अच्छी और पुरग़िज़ा बनाने के लिए, तो बटर कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो बस ये चार चीज़ें चाहिए इसके लिए। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हम क्रोज़ॉन को तोड़ देंगे। मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, एक हल्का सा कस्टर्ड की तरह की चीज़ मैंने बना के रखी है, पका के उसको, उसके अंदर कोकोनट मिल्क डाल दिया है और थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है। ठीक है, क्योंकि हम हनी डाल रहे हैं तो चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस ये 2 क्रोज़ॉन मैं तोड़ के इसमें डालूंगी और उसके बाद मैं इस पर एक क्रीम की लेयर डालूंगी, थोड़ा सा हनी डालूंगी, थोड़े पिस्ताशियो डालूंगी, फिर दोबारा से एक और लेयर लगाऊंगी और बटर भी साथ साथ ऐड करते जाएंगे। और फिर इसको ब्रायलर हमारा ये ऑन है, उसमें थोड़ा सा बेक कर लेंगे, ऊपर से गोल्डन हो जाएगी, लजीज तैयार हो जाएगी। चाहे तो ठंडी खाएं, चाहे तो गर्म खाएं। और दूसरों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। और रेसिपी कार्ड हम चला रहे हैं और रेसिपी कार्ड आप जल्दी से देख लीजिए कि इस चीज़ में क्या क्या जा रहा है। ओमाली इस डिश का नाम है, उम्मे अली, ओमाली, ओमली, लेकिन ये कहाँ की डिश है? आज हमने ये सवाल पूछा है, ऑप्शंस भी आपको दिए हैं, इजिप्ट, लेबनान या फिर मराकेश। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑप्शंस हैं, हमें फ़ोन करके बिल्कुल को बता दीजिए एंड यहाँ से आप कुछ वाउचर्स भी जीत सकते हैं। रेसिपी कार्ड भी आपने अब देख ली है, अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं आराम से। और बिजली जो है काफ़ी सफाई है, कभी ज़मीन, कभी फूल, कभी वो तो है बाजी। वो मैं कह रही थी कि अगर ये वेलकम बैक। शाजिया की भी कॉल आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज मैं बता भी देती हूँ वैसे तो, हाँ आज वैसे बता भी देती हूँ, आई एम वेयरिंग अलकरम्स फेस्टिव कलेक्शन बाय द वे फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड। बहुत शुक्रिया, सब कुछ बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। आयशा को, शेख चाय को, सबको बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। और नसीब खान ने आपको याद दिला दिया। मेन जो है ना बहुत जबरदस्त एंटरटेनर जो है वो बहुत जबरदस्त। मैं तो ये कहती नसीब खान जो है ना, ये सारे ड्रिंक्स कुछ तो बनाते लेकिन जो इंटरटेन करते ना वो बस मैं बता नहीं सकती कि बहुत। मेरे हस्बैंड भी एंजॉय करते हैं, मेरा बेटा भी वो नसीब खान का फैन हो गया है शो। लेकिन जब से नसीब खान को मैंने दिखाना शुरू किया, मम्मा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे। थैंक यू जी, थैंक यू। छा गए। बिल्कुल। तो मैंने अपने बेटे की तरफ से भी ना नसीब खान को बहुत बड़ा हेलो और हाय करना। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारा प्यार आपके बेटे को। सवाल बना रही है आप, और अभी बात हो रही थी पहले कि अब जो है ना आफ्टर 15 रमजान हम कोशिश करते हैं कि ईद की फेस्टिविटी मतलब हो जाती है। और मैं तो चाह रही थी कि ईद ट्रॉली के लिए आप लोग कुछ बनाना सिखाए ना। ओह डेफिनेटली, व्हाई नॉट, अच्छा आइडिया। चाय ने कहा कि हम लोग स्टेक्स वगैरह सिखाएंगे और आयशा भी मेरा ख्याल है सिखाएंगी। इसी तरह कुछ मीठे में भी जरूर ऐसा बताइएगा जो थोड़ा डिफरेंट और यूनिक हो, जो कि हम ईद ट्रॉली में पेश कर सके, चाहे वो बेकिंग में ही इंक्लूड ना हो। अच्छा ठीक है, ओके। अभी भी हम एक बेकिंग की अच्छी डिश बनाएं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा सवाल है। हेलो, हाय शाजिया। जी। हाँ, सवाल रह गया मेरा। ये जो डिश इन्होंने बनाई है, ये डिश कहाँ की है? इजिप्ट की है, मराकेश की है या फिर जॉर्डन की है? हाँ, डिश का नाम एक दफा जरा सा प्रोनाउंस कर दे आप। ओमाली। अच्छा चाहिए आपने उधर उसमें
तो नहीं बनाई ना वो शाम वाले शो में? नहीं, अभी तक नहीं बनाई। कोई आइडिया? मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। आई गेस सो के ये हाँ वो मे बी जॉर्डन की है। अच्छा मैं आपको हिंट दूँ? पिरामिड। जी बिल्कुल दे। पिरामिड। ये तो इतना बड़ा हिंट। ये तो पूरा जवाब है, ये हिंट का है। हिंट देंगे। हिंट दे दे आयशा। हिंट ये है कि बहुत उसका कैपिटल जो है वो कायरो है। कायरो है मुल्क का। मुल्क का मिस्र इजिप्ट की है ये। अच्छी हिंट दे दी आपने। लेकिन हम आखिर में बताएंगे कि सवाल सही था या जवाब सही था या गलत। अब हम एंड में बताएंगे। बता देना पिरामिड्स बता देना। पिरामिड्स तो शायद वहाँ है ना, ग्रीस में, मराकेश में। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। वाउचर्स हैं हमारे पास आज बैम्बू के मार्केट के, जिनसॉय के वाउचर्स हैं कराची के कॉलर्स के लिए, और सवाल बदलना होगा। ठीक है, सवाल बदलते हैं हम। हाँ, कि आयशा का दुपट्टा कहाँ से है? जॉर्डन। सवाल अब ये हो गया है कि उम्मे अली में कौन सी क्रोसॉन्स की बजाय एक और कौन सी चीज ऐड हो सकती है? अगर हाँ, ये भी हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं? जबरदस्त। ऑप्शंस हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स, टोस्ट टोस्ट या पफ पेस्ट्री। या पफ पेस्ट्री। ठीक है जी। शायद अब क्या ये कहानी खत्म? अच्छा हाँ, कहानी एक लेयर मैंने लगा ली है, दूसरी मैंने रोकी हुई थी बड़ी देर से, मगर मेरा हनी बिल्कुल खत्म हो गया। सारा मैंने इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया। तो क्रोसॉन्स की मैंने एक लेयर लगाई, उसके बाद मैंने उसके ऊपर हनी डाला, थोड़ी सी क्रीम डाली, और यहाँ पे जो बटर है ना वो भी हम डालेंगे, क्योंकि ये सहरी में और ईद पे भी आप खा सकते हैं। ईद की ट्रॉली की बात हो रही थी ना, ईद पे भी खा सकते हैं। ये हमने डाला। उसके बाद ये जो मिक्सचर मैंने बना के रखा है कंडेंस्ड मिल्क और कोकोनट का, हम ये डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसके ऊपर जो है, बल्कि बीच में हम पिस्ते डालेंगे। जब ये रेडी हो जाएगी ना अवन में, तो फिर हम इसके ऊपर कुछ और पिस्ते सजा देंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हम अच्छा सा दबा लेंगे और बस मैं इसको बेक करूंगी। नसीब खान कुछ कह रहे थे। जी, नसीब खान कुछ अपनी ड्रिंक भी बना दे कुछ। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमाम व्यूअर्स को सलाम अलैकुम और जुम्मा मुबारक। और हम लोग नसीब खान द काउंटर से स्पेशली आज एक बड़े मजे का ड्रिंक लेकर आ रहे हैं। उस ड्रिंक का नाम है वाटरमेलन एंड बेसिल सीड जूस, या जाके मैं अपनी जुबान में कहता हूँ टी जूस। ठीक है, तरबूज और तुख मलंगा जूस। भाई तरबूज का जो जूस है वो हम बनाएंगे, और आप लोगों ने बनाना इसके लिए बड़ी सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठी की हुई। हम लोगों ने 1 टेबलस्पून तुख मलंगा का लिया, उसको पानी में हम लोगों ने सोक कर दिया। अब क्योंकि ये फूल गया है तो इसको अब हम लोग इसका पानी निकाल के खाली इसको डालेंगे अपनी जादू की मशीन में। ठीक है, तरबूज का जूस हम लोगों ने निकाल लिया है, पहले से अलग करके रख लिया है, और उसको हम लोग डालेंगे और बर्फ डालेंगे। भाई तरबूज के बड़े फायदे होते हैं। अगर आपको थोड़े बहुत पता है तो मैं रिपीट कर देता हूं, नहीं पता तो वाह जी वाह, आज इस जुम्मे को आप कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। सबसे पहला फायदा तो इस तरबूज के अंदर एक हमारा इंग्रेडिएंट होता है जो पोटेशियम है। पोटेशियम के 2 फायदे होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कि ये जो आपकी ब्लड नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी ये टेंशन को कम करता है। ठीक है, टेंशन कम होती है तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो बड़े आराम से सर्कुलेट कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और आपके सारे बॉडी पार्ट से पहुंच सकता है। दूसरा जो पोटेशियम आपके लिए करता है वो ये है कि जब गर्मी होती है तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम रखता है। तो जब आप सुबह पानी पीते हैं या सहरी करेंगे तो ये पिए एक ग्लास, और तो मलंगा में भी एडेड पोटेशियम होता है। तो दोनों चीजों के मिला के आपको हीट स्ट्रोक से आप बच सकते हैं। ठीक है, तीसरा फायदा होता है इसका कि ये जो आपकी आईसाइट होती है, हम कहते हैं अक्सर सुना है कि गाजरों से बचा होता है, वाटरमेलन से आपकी आईसाइट में बड़ा फर्क पड़ता है, पॉजिटिव फर्क पड़ता है। चौथा जो बहुत बड़ा इसमें एक और इंग्रेडिएंट होता है वो होता है लाइकोपीन। लाइकोपिन का ये फायदा होता है कि ये बेसिकली जो सीरियल बैक्टीरिया होता है उससे ये लड़ता है, एंटी एजिंग होता है, और एंटी एजिंग भी होता है, आपको इसका भी फायदा होता है। इतने सारे फायदे होते हैं, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा नेमत बनाया है तो इसका जूस बनाए। मैं जादू की मशीन को ऑन करता हूँ, 1 2 3 हाथ पता नहीं कहाँ से। जबरदस्त। ठीक है, नसीब खान तुम स्कूल में तो फर्स्ट आए होगे, अच्छा रट्टा मारते हो तुम। रट्टा? अरे अरे देखो यार, ये थोड़ी बहुत चीजें जो सीखी जो पता है। अच्छा, चीज आपको याद हो रहती है जो काम की होती है। बाकी 100 चीजें मैंने स्कूल में सीखी है, वो मैथ शायद सारा कुछ अलजेब्रा सब सीखा था, काम का नहीं अभी तक आया, मुझे तो भूल गया। मिसेस शाहिद की भी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिस शाहिद? बिल्कुल ठीक ठाक, जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताएं, हमारे सवाल का जवाब आज हम पूछ रहे हैं कि जो मुझे एक चीज पूछनी है शायद से। हाँ, जी
कि ये जो स्वीट डिश बनाई है इसमें क्या क्या चीजें ऐड करी हैं? इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। मैंने इसमें क्रोज़ॉन, जो इसका मेन ब्रेड पुडिंग है ये बेसिकली अरब कंट्रीज़ की, और इसमें क्रोज़ॉन जो होते हैं ना, जो नाश्ते में हम खाते हैं, जी जी, वो मैंने डाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैंने एक चीज़ डाली है, कंडेंस मिल्क में थोड़ा सा कोकोनट मिल्क पाउडर मिलाया है इसके अंदर, और उसके अलावा हनी इसमें डाला है, पिस्ताशियो डाले हैं, थोड़ी सी क्रीम है, और दैट्स अबाउट इट। और इसको बेक करें। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि अगर इसमें क्रोसान ना डालें हम, तो क्रोसान की बजाय और क्या, कौन सी चीज़ है जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? रोटी, टोस्ट, मतलब टोस्ट या डाइजेस्टिव बिस्किट या पफ पेस्ट्री। या पफ पेस्ट्री। भाई अगर डालना चाहें तो सब कुछ ही डाल सकते हैं, जो दिल चाहे। ये क्या भी सही बात है। वाह, वाह, वाह। इनको तो वैसे बहुत सारी बात पे ठीक है। जीत जाना चाहिए। जो बात है। नहीं, हम मैं ऐसी सही क्या कह रही चीज़ हूँ उसमें ऐड करें कि हमारी ही रहे। पसंद पे है ना, कि बिल्कुल आप सही। कुछ भी डाल सकते हैं। आपको पफ पेस्ट्री अच्छी लग रही है वो डाल दें, आपको कुछ और अच्छी लग रहा है वो डाल दें। आप ये बता दें आपको इन तीनों में से क्या ज्यादा पसंद है? मैं आपको तो पफ पेस्ट्री डाल दूंगी, इसलिए कि बच्चे भी शौक से खा लेंगे। हाँ, डन, ठीक है। अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच। वाह, अच्छा, इंटेलिजेंट आंसर है। वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ये था इंटेलिजेंट। अच्छा, जवाब सही है या नहीं है? बता दें क्या सही है? सही है। ठीक है, बता देते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। पफ पेस्ट्री, पफ पफ पेस्ट्री, और वाउचर जा चुका है। क्योंकि बहुत रिच होती है ना ये, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज डलती है जिसके अंदर थोड़ा बटर भी हो और फ्लेवर भी, Heaviness हो। हैवी भी हो। Heavy भी शहरी हो। में खाएंगे ना, पूरा रमजान गुजारना है आपको, पूरा ठीक है दिन जी। रोजे का। भाई टीटी जूस तैयार हो गए हैं। खान नसीब खाना हमारा आहा, टीटी जूस जूस तैयार है। जबरदस्त। थोड़ा सा गार्निश के ऊपर मैंने सुकाट के वाटरमेलन ऊपर भी डाल दिए है, साथ साथ पिए भी, साथ साथ खाएं भी, और जिंदगी एंजॉय करिए यार। ये तो जिंदगी एंजॉय करने की चीज है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉय करें, हेल्दी रहे, हेल्दी खाएं, और दूसरों को भी बताएं। हेल्दी खाएं, हेल्दी बनाएं, दूसरों को भी बताएं। ठीक है। ऐसा भी कर शेफ, सकते हैं। ये कितनी देर तक बेक होगा? सिर्फ ये कलर? बस इसको मैंने ऊपर से कलर ही देना है। वैसे तो हर चीज़ पकी हुई है इसकी। अगर यहाँ पे कैमरा तो नहीं नज़र आ सकता, वरना मैं दिखा देती। और अभी मुझे ग्लब भी नज़र नहीं आ रहा है, बट इट हैज़ बिकम वेरी नाइस। ऊपर से बबल कर रहा है ये ओह, ऑलरेडी। नाइस नाइस नाइस। ठीक है, इसको 2-3 सेकंड और पकाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बन गया है। और अगले हफ्ते की रेसिपी में, क्योंकि ईद पे फिर कम टाइम रह जाएगा, तो हम लोग अपने मेन्यू को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। अभी जो हमारी कॉलर आई थी वो कही थी कि ईद की टेंशन हो रही है कि ट्रॉली पे क्या रखा जाए, है ना। तो बहुत सारी आप डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। जैसे ओमाली आपने कहा था ना कि एक शीर खुरमे के अलावा कोई हो, तो डेफिनेटली ये आपकी ट्रॉली पे जा सकती है। मगर क्योंकि ईद का टाइम ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद किया जाता है। जब आप किसी के घर जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शीर खुरमा तो आपकी टेबल पे होगा ही होगा। तो वो हम आपको बनाना सिखाएंगे कि क्विक शीर खुरमा टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, कुछ सैंडविचेस की तरकीब में हम बनाएंगे। और उसके अलावा और क्या बना सकते हैं? उसके अलावा हम रोस्ट चिकन बना सकती हैं, हाँ, बहुत हाँ, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट किस्म की कबाब्स। और अगर आपको कुछ नया मीठा चाहिए, सो मे बी यू कैन हैव अ पाई। उसकी ये फायदा होता है कि हाँ। पहले से बना के रख लें। हाँ एग्जैक्टली, पहले से पूरी बना के रात वो फ्रिज में रखा रहे। और फिर वो दही बड़े मत भूलिएगा जो आपने रमजान में पूरे खाए हैं, अब ईद पे भी आप खाएंगे। एक कॉल आ गई हमारे पास नौरीन की। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अनुषा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अनुषा मैं ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नौरीन, हमारे पास आपके लिए एक सवाल भी है आज। अच्छा जी, कुछ वाउचर्स के लिए। जल्दी से पहले मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, फिर आपने जो बोलना है ज़रूर बोलिएगा। अगर आपने शेफ से बात करनी है, आयशा से बात करनी है, नसीब खान से। सवाल ये है कि अभी नसीब खान ने हमें वाटरमेलन के काफ़ी फ़ायदे बताए थे। क्या आप कोई एक फ़ायदा बता सकती हैं हमें, रिकैप से कर सकती हैं, बता सकती हैं? जी जी, वाटरमेलन जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारा ब्लड बनाते हैं। ब्लड बनाता है? जी हाँ, ब्लड और हमारे जिस्म को ठंडक का एहसास देते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल से कमी होती है। ठंडक का एहसास इज द राइट ठंडक वाला सही जवाब। ठीक है, जबरदस्त। ठंडक इसलिए बहुत ज्यादा है कि इसके अंदर होता है पोटेशियम। पोटेशियम होता है जिसकी वजह से ये आपके जिस्म में ठंडक पहुंचाता है, और ब्लड बनाता नहीं है जितना आपकी नर्व्स की टेंशन को ईज करता है। ये तो फ्लो उसकी आसान हो जाती है। मुझे तो मतलब 6 ग्लास दे दो आयरन और प्रोटीन में बहुत ज्यादा नहीं होता, तो ब्लड वाला आंसर हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन वाकई ठंडक पहुंचाता है बिकॉज़ इट वो सही जवाब है। पोटेशियम एंड वाटर। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाएंगे हम। ब्रेक पे जाते हैं, और यहाँ पे उमाली तैयार है। डिश बिल्कुल तैयार हो गई है। देख लें एक दफा, क्या खूबसूरत सी चीज बनी अब है। आप देख सकते हैं, इट्स वेरी नाइस, रिच, क्रीमी एंड रियली डिलीशियस। ओह, लुकिंग सो गुड।
वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, रमज़ान के महीने में हम अपने मज़हब के हवाले से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। और ये जो ट्रेंड जो हम रमज़ान में अपने अंदर डालते हैं, ये पूरे साल अपने साथ लेके चलना चाहिए। इस वक्त हमारे पास हमारी इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, फ़ातिमा नाम है इनका। जल्दी से आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं, इनसे बहुत सारे सवाल पूछने। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर कैफ़े। फ़ातिमा, तरावी और रमज़ान का एक बहुत ही एक ट्रेडिशनल एक रिश्ता है कि हम तरावी रमज़ान शुरू हो जाती हैं, तरावियाँ भी साथ साथ शुरू हो जाती हैं, लेकिन तरावी का असल मकसद और इसकी असल अहमियत क्या है हमारे मज़हब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तरावी जो है ये क़यामुल लैल में आता है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मफ़हूम हदीस पेश करूँगी ताकि तमाम लोगों को समझ में आए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं रमज़ान की जो रातों को नमाज की बहुत तरगीब दिया करते थे, यानी जो हमारी फ़र्ज़ नमाज जो हम अदा करते हैं उसके अलावा भी क़याम करने को, नमाज करने को, इबादत करने की बहुत तरगीब दिया करते थे। और इसी तरीके से सहाबा इकराम जो है वो तमाम नमाज़ें अदा किया करते थे। तो फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि सहाबा इकराम का टोला है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर नमाज़ अदा कर रहा है, ज़िक्र और अस्कार कर रहा है, तो उनके जहन में एक बात आई कि ये जो अलग अलग इबादत करते हैं तो इन सबको एक जगह जमा किया जाए और एक बाजमात तौर पे जो है एक नमाज अदा की जाए। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। और तरावी का जो असल जो मफ़हूम है और इसके जो मायने हैं वो रुकना है, ठहर ठहर के आराम से रुक के पढ़ना है। यानी तरावी जब हम पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो ठहर जाते हैं। सहाबा किराम का तरीक़ा ये था कि जब वो 2 रकात नमाज अदा करते थे तो उसके बाद ठहर जाते थे, फिर ज़िक्र अस्कार करते थे, दुआ पढ़ते थे, उसके बाद फिर पढ़ते थे। इसी वजह से इसका नाम तरावी पड़ा। बिल्कुल सही। अब हम जब तरावी की नमाज अदा करते हैं तो पहले तो हमें ये जानना है कि ये किस किस पे फ़र्ज़ है। सुन्नत मुक्कदा इसको कहा जाता है और सवाब की नीयत से पढ़ी जाती है, यानी ये मर्द और औरत दोनों पे लाजिम है। ज़रूरी नहीं कि बाजमात नमाज जो मर्द अदा कर रहे हैं तरावी की नमाज, अक्सर कॉन्सेप्ट है कि भाई ये जो तरावी की जो नमाज है वो मर्द पे वाजिब है, ऐसा नहीं है। ये भी एक चीज़, हाँ, ये चीज़ है, आता है ज़हन में, लेकिन ऐसा नहीं है। तरावी की जो नमाज है, ए ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो तक़वा में जो ईमान वालों को जब मुखातिब किया तो कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने औरत और मर्द की तफरीक नहीं की, दोनों को मुखातिब किया। तो दोनों को परहेज़गारी इख्तियार करनी है, दोनों को क़याम करना है, दोनों को इबादत करनी है। तो तरावी का जो मकसद और मफ़हूम ये है कि एक जगह जमा हो के बाजमात तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सवाब की नीयत से अगर किसी ने क़याम किया, इबादत की, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िक्र अस्कार जो मकबूल और मंजूर होता है। एक कॉल भी आ गई है, जल्दी से एक कॉल ले लेते हैं। सलमा साहबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सलमा? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे ये मालूम करना था, कई लोग कहते हैं कि दुरूद शरीफ कोई ख़ास नंबर में पढ़ना चाहिए, मगर क्या आप खुला पढ़ना चाहिए या आप कोई ख़ास नंबर है जो पर डे आप पढ़ सकते हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। रिपीट कीजिए। अच्छा सवाल है। दुरूद शरीफ जो है वो किसी नंबर से पढ़ना चाहिए? क्योंकि कहता है 21 दफ़ा, कोई कहता है 40 दफ़ा, कोई कहता है 27 दफ़ा, या फिर आप पढ़ते ही रहें जितना आप पढ़ सकते हैं? ये तो खुद भी कुरान करीम कह रहा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही मुबारक है। क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मुख्तसर अंदाज में मैं बताऊँगी कि ये जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो सुन्नत लैया अदा करते हैं। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी मोहतरम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो तुम पर भी ये लाजिम है ईमान वालों को मुखातिब किया, यानी ईमान का मरकज़ और महवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ठीक है। जब जिसके दिल में, जिस उम्मती के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की ताजगी के साथ एकदम बसेरा कर लेती है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन पर दुरूद व सलाम भेजता है। और इसके ज़ाहिरी तौर पे, जैसे बातिनी तौर पे अगर इसके फ़ायदे हैं तो ज़ाहिरी तौर पे भी हमें फ़वाइद हासिल होते हैं। ये जो काउंटिंग की इन्होंने बात की, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये कहा गया है कि जैसे कि अगर किसी ने, यह हदीस पाक है कि किसी ने अगर एक बार मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है नबी मोहतरम से कि किसी ने अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बार दुरूद पाक पढ़ा तो उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। इस तरीके की हदीस मौजूद है और ये कोई काउंटिंग नहीं है, लातादाद भी पढ़ सकते हैं आप, जितना भी पढ़ें उतना ही सवाब है। सवाब भी है, दिल को
निफाक से पाक करता है। निफाक यानी कि हसद से, कीना से। देखिए हम जितनी भी इबादत करें, जितना पढ़ते रहें, जितना भी हम कुछ भी इबादत, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल प्रेयर्स में आपको कहते हैं इतनी दफ़ा ये पढ़ लेती दफ़ा वो पढ़ लें, वरना तो दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको तो जैसे जैसे सांस आते रहती है ऐसे ऐसे पढ़ते रहे, जहाँ जहाँ टाइम है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, वॉक पे गए हैं, कुछ भी करें पढ़ते रहें। ये अल्लाह पाक की इबादत है, ये सुन्नत लैया है, यानी कि अल्लाह खुद भेज रहा है अपने नबी पर। और जब कोई बंदा इस इबादत को अपनाता है तो समझ लें वो अल्लाह की सुन्नत को अदा करता है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा वापस आ जाऊँ तरावी की तरफ, तो अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं किसी भी वजह से, आप फिर भी तरावी पढ़ सकते हैं? देखिए अगर आपकी कोई बीमारी है और कोई आपको तकलीफ़ है और ऐसी कंडीशन है कि आपको जो कि आप पे रोज़ा आप नहीं रख सकते हैं, उसका फ़िदिया फिर आप अदा करते हैं, लेकिन आप नमाज तरावी पढ़ना चाहते हैं, उस पर आप तरावी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन दीन हमारा बहुत आसान है, हमने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मुझसे अगर तुम मोहब्बत करते तो बावजू होकर मोहब्बत करो। हर हालत में मोहब्बत करने का हुक्म है, हर हालत में जिक्र करने का हुक्म है। तो अल्लाह को याद करना, अल्लाह को याद करना, एक वली अल्लाह भी जब याद करता है अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो भी उतना ही है, और एक आम बंदा जब अल्लाह की इबादत करता है तो वो भी अल्लाह के नज़दीक उतना ही मुकर्रब है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो बंदा अगर मतलब उसका गेटअप दूसरा है और अगर वो अल्लाह को याद करे, हो सकता है उसके अंदर हमसे ज़्यादा एहसास हो सकता है एक ऐसे नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार और एक जैसे आलिम मुफ्ती से ज़्यादा एक आम बंदे के अंदर ज़्यादा एहसास हो, वो लोगों को ज़्यादा एहसास करता हो और वो लोगों की ज़्यादा फ़िक्र करता हो, वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुकर्रब हो। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो हमसे ज़रूर पूछिएगा। वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। फातिमा साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और आज रमज़ान के हवाले से तो बहुत सारी बातें हो ही रही हैं। साथ ही साथ दुरूद शरीफ के बारे में हमारी एक कॉलर ने सवाल किया था, दुरूद शरीफ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, इससे कितना सवाब मिलता है, क्या ये वाजिब है कि आप पढ़ते रहें या फ़र्ज़ है, ऐसी कैटेगरी में आ जाता है? देखें, दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर हम एक जैसे इसको देखते हैं तो इसके ज़ाहिरी फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। पहली बात ये कि दुरूद पाक पढ़ने से आपको भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। मेन चीज़ तो आजकल ज़ाहिर डिप्रेशन के लोगों को इतनी बीमारियाँ हो गई हैं, उससे लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। और फिर ये कि रिक्स और रोज़ी में बहुत बरकत होती है। पहली बात ये कि रिक्स रोज़ी ज़ाहिर बात है, ये दूसरा मसला है। एक तो ये भूलने का, फिर दूसरा मसला, फिर तीसरा मसला आफात यानी मुसीबतें जो हम पे आती हैं, उससे हमें निजात मिलती है। इसी तरीके से एक हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिन भर में एक हिस्सा जो है आप पे दुरूद पाक पढ़ा करता हूँ, तो आप मुझे तबलीग कीजिए कि मैं कितना वक्त अपना जो है मुकर्रर करूँ, अपने दिन भर का कितना हिस्सा पढ़ा करूँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन में तुम जितना हिस्सा भी चाहो उतना ही पढ़ो तो तुम्हारे लिए ये ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आधा दिन पढ़ लिया करूँ। फिर जब उन्होंने आधा दिन पढ़ना शुरू किया, उनको बेपनाह फ़वाइद हासिल हुए, ज़ाहिरी भी बातिनी भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे बेइंतहा फ़ायदा हुआ है, मैं और पढ़ूँ? उन्होंने कहा, ठीक है कि दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है यानी कि 1.5 से भी ज़्यादा जो है आप उसमें पढ़ें, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है दुरूद पाक पढ़ें। और उसके बाद उन्होंने पढ़ा और उनको बेशुमार फ़ायदे हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दिन भर भी अगर दुरूद पाक पढ़ते रहो तो ये तुम्हारी दीन और दुनिया की तमाम हाजात और मुश्किलात के लिए काफ़ी इतने फ़ायदे हैं। इसको मैंने समराइज़ कर दिया है कि मतलब जो है कि आपकी दुनियावी भी हाजातें, आपने एक बार पढ़ा तो जब आप 100 बार पढ़ते हैं, जैसे ये इन्होंने कहा काउंटिंग, आपने 100 बार पढ़ा तो आपकी 100 हाजातें पूरी होती हैं, यानी कि 70 आपकी आखिरत की, 30 आपकी दुनिया की हाजतें इस दुनिया में पूरी हो जाती हैं। फिर कब्र का मंजिल लेने, जो पहली मंजिल है जिसमें पहले ही सवाल किया जाता है तुम्हारा रब कौन सा है, तुम्हारा दीन क्या है, और तीसरा सवाल नहीं किया जाता है, तीसरा वो चेहरा दिखाया जाता है। अब अगर आप दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, वो चेहरा अनवर आपको दिखाया जाएगा। दुनिया में अगर आपने उनसे अपने रूहानी राब्ते को जोड़ लिया तो आप कब्र जो पहली मंजिल है उसमें नहीं लड़खड़ाएंगे,
मुनकर नकीर आएंगे और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को पहचानते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहेंगे। और कब्र जो पहली मंजिल है वो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु वजह, कब्र तुम्हारी जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। तुम चाहो तो इसको जन्नत के बागों में से एक बाग बना लो, तुम चाहो तो गड्ढा बना लो। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिसकी वजह से कब्र जो पहली मंजिल है वो हमारी जन्नत के बागों में से एक बाग भी बन जाती है। कब्र जो है हमारी नूर से मुनव्वर हो जाती है और जन्नत मस्जिद नबवी से एक जो है दरीचा जो है ऐसा रोशन दरीचा जो खोल दिया जाता है जिससे कब्र जो है वो मुनव्वर होती रहती है और काफ़ी दर्जात जो है मोमिन के बुलंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मती को जब तक मौत नहीं आएगी, दुरूद पाक पढ़ने वाले को जो दुरूद पाक पढ़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, जब तक उसको मौत नहीं आएगी, जब तक मैं उसको अपना दीदार नहीं करा। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, मक्के मदीने भी होके आ जाते हैं, लेकिन असल इबादत ये है कि सरकार मदीना का जो मिलाद मनाते हैं, उन्हें मह कौसर तवज्जो से वो खुद पिलाते हैं। सरदार की सजाए महफिल यह है किसकी मजाल, महमूद महफिल तो अपनी वो खुद ही सजाते हैं। तो यहीं ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। वो कोई दूर जो कह रही थी और करीब की बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, करीब है, सिर्फ आपने प्यार करना है, आपने प्यार करना है। और ये बड़ी मिसालें मौजूद हैं। आप देखिए नूर अहमद ज़ंगी जो है थे वो जो है वो मक्का मदीना में मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज़्बे अक़सद को चोरी करने का यहूदी ने जब कहा कि दो जो मैं शॉर्टकट करूँगी उसको नो प्रॉब्लम। ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बाद का वाक़या है। वो जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं, वो दुरूद पाक पढ़ा करते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार क्या करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब तकलीफ़ आती है तो वो मक्का मदीना में जो है वो नूर अहमद ज़ंगी को जो है मुकर्रर करते हैं और ख्वाब में आके उनको कहते हैं देखो ये लोग दो जो लोग हैं वो मुझे तंग कर रहे हैं। और दूसरे दिन भी यही ख्वाब आता है कि दो लोग मुझे तंग कर रहे हैं, तीसरे दिन भी यही ख्वाब आता है कि मुझे तंग कर रहे हैं। और उसके बाद वो बेचैन होकर बेकरार होकर उठते हैं और कहते हैं मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन तंग कर रहा है। और फ़ौरन रखते सफ़र जो है मदीना मुनव्वरा की तरफ जाते हैं। मदीने के गवर्नर को कहते हैं कि सबको दावत के ऊपर बुलाओ। तमाम लोग दावत पे आते हैं, एक एक का चेहरा देखते हैं, एक एक का चेहरा देखते हैं। कोई भी चेहरा ऐसा नहीं होता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदी की है। कहते कोई लोग रह गए, कहते हैं जी 2 लोग रह गए जो मस्जिद नबवी में दिन भर जो है वो पानी पिलाते हैं, रात को इबादत करते हैं, अजमी हैं। और जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वो जब हुजरे का जायज़ा लेते हैं तो देखते हैं कि एक जो चटाई बिछी हुई है और लोटा है और बहुत मतलब ज़ाहिरी जो उनका पोशाक है ना वो तो इबादत गुजार है, लेकिन वो जो है खबीस हैं। और वो जब वो चटाई हटाते हैं तो देखते हैं कि सुरंग जारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे वो नौज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिस्म मुबारक है उसको चोरी करने पे मामूल किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहें जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें अपने उम्मतियों से काम ले सकते हैं। ये नूर अहमद ज़ंगी का वाक़या इस बात के सबूत है, इस बात का सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। कॉल भी आ गई, एक ज़ायदा साहबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? गेस्ट टाइम को भी अस्सलाम वालेकुम, इतनी अच्छी इन्होंने बताई, बातें बता रही हैं कि मजा आता है सुन के। यकीन माने सीखने को ही मिलता है हमें, हर मतलब एक नई बात पता चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह इनको सेहत जिंदगी दे, हमारा ईमान और ताज़ा करते हैं। हमें जो हमें भूली हुई बातें होती हैं वो भी हमें याद आ जाती हैं और अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे सबसे ज़्यादा। आमीन। ज़ायदा साहब एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। जी जी। अच्छा, जुम्मे आसान सा रखिए। हाँ, क्या सवाल था? जुम्मे के वक्त, जुम्मे का के दिन कौन सा वक्त होता है जब आपकी दुआएं सबसे ज़्यादा कबूल होती हैं? ये ऐसा ही है ना? जुम्मे का दिन, हाँ, जुम्मे का बस ये कहते हैं कि जुमेरात से जुम्मे तक किसी भी वक्त अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करता है, कोई वक्त नहीं है। कर तो कभी नहीं सकता अल्लाह आपकी दुआएं कबूल, वो तो बेशक, लेकिन कहते हैं कोई एक स्पेसिफिक एक वक्त है जो मुकर्रर किया गया है जुम्मे के दिन, अगर आपको पता हो तो। जुम्मे के दिन मेरे ख्याल से जुम्मे का वक्त है या असर का वक्त है, अफ्तार का वक्त, असर का वक्त है, असर का वक्त और अफ्तार का, जी असर का वक्त, असर का वक्त। चले जी, मुबारक हो, बिल्कुल सही जवाब है ये, बिल्कुल वेरी नाइस। और जुम्मे के हवाले से मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आम जुम्मे की जो फजीलत है वो तो बेशुमार है। रमज़ान मुबारक की जो जुम्मे की है कि देखिए रमज़ान में हर इबादत का 70 गुना हमें जो है सवाब मिलता है, यानी हम जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं इसकी भी 70 गुना ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक का जो जुमा है इसकी हर एक घड़ी में
10-10 लाख जहन्नुम से लोगों को आज़ाद किया जाता है। यानी कोई नहीं पता कि कितना ही गुनाहगार है, ख़ताकारी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता है ना कि तुम्हारे गुनाह अगर आसमान तक चले जाएं फिर भी तुम मुझसे तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करता हूँ। तो क्या पता कि कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हो और वो तौबा करके अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाए, और जो जिन्होंने नमाज़ें पढ़ी हों और जिन्होंने बहुत सारी इबादतें की हों और लेकिन किसी का दिल दुखाया हो, काबतुल्लाह को ढा दिया, यानी कि किसी का दिल दुखा देना, काबतुल्लाह को ढा देना, तो वो पीछे रह जाए और वो बंदा आगे चला जाए। तो बड़ा ख्याल रखें इस चीज़ का कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएं, क्योंकि ये देखें, ये हदीस मुबारक जो मैंने आपसे बयान भी की उसमें यह है कि ईमान के साथ, ईमान आपका जब तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर एहसास ना हो। एहसास वो दौलत है कि जब एहसास की दौलत किसी को मिल जाती है तो वो बंदा ज़िंदा होता है, ज़िंदा होता है, उसको दिल को ज़िंदगी मिलती है। और जिसके अंदर एहसास नहीं होता है वो ज़ाहिरी तौर पे तो ज़िंदा होता है पर वो मुर्दा ही होता है। देख लें ज़रा, तो बहुत बस आज हमारे पास मौका है, जुम्मे का दिन है, जुम्मा आप सबको बहुत मुबारक हो। असर का टाइम थोड़ी सी देर में हो भी जाएगा, साथ ही साथ उसके बाद बिल्कुल जो आपकी दुआएं हैं वो बिल्कुल कीजिए और क्योंकि रमज़ान का महीना है तो जैसे कि उन्होंने कहा कि फजीलत और भी बढ़ जाती है। ये आदत जो हमें आ जाती है रमज़ान में माशाल्लाह, रोज़ा रखने की भी, नमाज़ पढ़ने की भी, इसको रमज़ान के बाद भी कैसे कायम रखा जाए? देखिए, क्योंकि जैसे ईद होगी मुझे पता है क्या होने वाला है, ये तो हम सबको पता है कि क्या ये रमज़ान मुबारक में आप देखिए मस्जिदें भरी हुई होती हैं। ये सारी बात है, एक देखिए ज़ाहिरी एक रोज़ा है, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि पेट के रोज़े से दिल का रोज़ा बेहतर है। रोज़ा क्या है? रुकने का नाम है, आपको रुकना है और आपने तहिया कर लिया, तौबा जब आपने की तो आपने तौबा ऐसी तौबा करनी है कि वो तौबा आपने अपने दिल के अंदर अहद करना है कि या अल्लाह मौला तो मुझे माफ़ कर दे, और ऐसी तौबा कि वो आंसुओं से, यानी एक तो ज़ाहिरी हमने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए, फिर नमाज़ पढ़ी तो हमने कहा कि हम नमाज़ पढ़ें, सजदे, बहुत से सजदे कर लेते, लेकिन नमाज का हक़ ये नहीं है। नमाज का हक़ ये है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो गोया यूँ पढ़ो कि वो रब तुमको देख रहा है या तुम उस रब को देख रहे हो। ये है नमाज। वो 2 रकात नमाज जो है वो बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर होती है। और उसके बाद रोज़े के बाद एक और कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, क्या हाल है आपके? अंबर बोल रही हूँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाना के रमजान बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। आइए, आपने फातिमा साहबा को बुलाया, मैंने बहुत सी मुश्किलें आसान की हैं जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे जी। रमज़ान में जो 3 अशरे होते हैं उनके नाम बता दीजिएगा, अशरों के नाम। जी, पहला रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। कोई सवाल अगर पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। नहीं, मुझे ये पूछना है कि तरावी क्या बच्चों के लिए है और से बच्चों को पढ़नी चाहिए? ठीक है, मेरा गला भी ख़राब हो रहा है साथ साथ। अच्छा सवाल है, बच्चों को भी। ठीक है, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सवाल का जवाब देते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। फातिमा खाकरी साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कॉलर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। आज हमारे पास कुछ वाउचर्स भी आप लोगों को देने के लिए। कॉलर ने जो सवाल पूछा था वो भी अच्छा सवाल था कि किस उम्र से बच्चों को तरावी पे ले जाना चाहिए? देखिए, ये तो बलूगत की उम्र है, यानी बालिग हो जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अगर माएँ, देखिए माएँ जो है ना हमारे कौम का रहबर ही होती है एक तरीके से। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा। तो अगर माएँ नमाज़ पढ़ती हैं, तरावी पढ़ती हैं, तो अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती हैं, तो उससे बच्चों की तरबियत होती है और बच्चों को ये बहुत इजी भी होती है तरावी की नमाज। और औरतों के लिए तो बहुत आसानी है कि वो घर में भी पढ़ सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो बाजमात जाके पढ़ें, बच्चों को साथ बिठा के आराम से पढ़ सकती हैं। तो ये जो है बलोगत की जो उम्र है वो है। एक और जो सवाल किया था मैंने कि रमज़ान में जितनी अच्छी चीज़ें हम शुरू करते हैं जी, रमज़ान के बाद कैसे कायम रखना, यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत सवाल है जिसे कहें कि ये मरकज़ी सवाल है, एक ज़बरदस्त। देखिए, हमें जो है अल्लाह को हमने किस तरह पहचाना? बेसिक हमने अल्लाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहचाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के जो अहकाम है वो हम तक पहुँचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हमें कुरान मिला, मेन चीज़ ये है। अब देखें,
बात ये कि हमने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारे कुछ कर लिए, ये पूरा रमज़ान मुबारक का महीना, लेकिन ये कि हमने दुरूद पाक पढ़ा, तमाम इबादत की, उनको अपने दिल के अंदर नहीं बसाया। अल्लाह की याद को हमने दिल में नहीं बसाया। अब हम कहते हैं कि हम खुद ही बसा लेंगे, हम खुद ही कुरान पढ़ लेंगे, खुद ही सारे कुछ कर लेंगे। नहीं, रब रब करने से रब नहीं मिलता। ये अल्लाह वाले हैं जो रब से मिला देते हैं। तो आपको देखें, जब यूनिवर्सिटी की आप तालीम हासिल करते हैं ना, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता है। आपने जो कोई भी तालीम हासिल करते हैं, हमने उसको सीखने के लिए उस इदारे में जाना पड़ता है। इसी तरीके से ये रूहानी तालीमात है। जब आपको ये हासिल करनी है तो इसके लिए भी आपको एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो वो टीचर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कुरान कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए कि जो मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं वो आपको अपना दोस्त बना लें, मैं उनको अपना दोस्त बना लूँगा। तो अल्लाह ने तो टर्म एंड कंडीशन तय कर दी हैं कि अगर तुम्हें मेरी दोस्ती चाहिए, सच्ची ईमान की हलावत चाहिए, नमाज पढ़ रहे हो, उसकी हलावत ऐसी तुम्हें मिले कि नमाज का ऐसे अदा हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये तो मुझे देख रहे हो, ये कैफियत, ये हलावत मिले। रोज़ा मैं रखूँ, और रोज़ा की जज़ा क्या? अल्लाह ने कहा इसकी जज़ा मैं हूँ, तमाम इबादतों का मैं तुम्हें जज़ा दूँगा, लेकिन रोज़े की जो जज़ा है वो मैं खुद दूँ, दीदार इलाही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरी दोस्ती चाहिए तो मेरे महबूब की अताअत करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किए बगैर और उनकी अताअत किए बगैर हम उसको जो है फॉलोअप कर ही नहीं सकते। जो हमारे अहकाम हैं, हम वो सजदे करेंगे, वो टकरे होंगी हमारी, वो हलावत हमें महसूस नहीं होगी। वो जस्ट हमें कहेंगे कि भाई रमज़ान ऐसा करते हैं बहुत, और ऐसा ही है कि हम लोग बहुत सारे, देखिए हम दस्तरखान सजे हुए होते हैं कि हमने सिर्फ खाने के लिए रोज़ा रखा हुआ है, जैसे ऐसा नहीं है। रोज़ा हमें पाकीज़गी अता करता है। रोज़े को कहा है कि लाल्लकुम तत्तकून, कि आपने रोज़ा जो रखना है तकवा इख्तियार करना है, और तकवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर नहीं मिल सकता। मोहब्बत कॉल है हमारे पास, शहजाद की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मुझे बहुत रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो। एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। जी जी, जल्दी से सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। और सवाल ये है जी, पूछें। इस्लाम के कितने रुकन हैं? पहले तो इस्लाम के 5 रुकन होते हैं। और क्या है वो? तौहीद है, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी फातिमा साहिबा से? नहीं, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, और आपका जो प्रोग्राम है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें मालूमात मिलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू जी। ठीक है जी। अब आधा रमज़ान तो यहाँ देखें कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है वाकई में। ऑडियंस को इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो आपका जो वजूद है वो रोज़ा बन जाए, सरापा रोज़ा बन जाए। आपकी नाक का, कान का, आँख का, हर चीज़ का, पूरे वजूद का रोज़ा हो। आपकी मुसलमान की जो तारीफ़ है वो ये है कि आपकी ज़ुबान से, हाथ से, हर अमल से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे। तो आप इन लोगों में यही कहूँगी कि बेशक आप लोग रोज़ा रखें, लेकिन आप लोग अपने हर अमल से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मोहब्बतें बाँटें, मोहब्बत से जिएँ और लोगों को जीने दें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दिस इज़ वेरी नाइस। आज बड़े मैसेजेस मिले हैं भाई हमें यहाँ पे, और बड़ी अच्छी बात भी की है उन्होंने। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है इस पूरे ट्रेंड को, रमज़ान में जो कुछ हमने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं उसको कंटिन्यू रखें। जुम्मा आप लोगों को बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई। जो हमारे विनर्स हैं आज, उनके नाम जल्दी से अनाउंस कर देती हूँ। शाजिया, मिसेस शाहिद, नौरीन, ज़ायदा साहिबा, अंबर, शहजादी, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपके वाउचर्स आपके यहाँ पहुँच जाएंगे, और हमें अपनी दुआओं में बस याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। हमारी मुलाकात रोज़ ही होती है, इस दफ़ा तो सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं है, तो कल भी मुलाकात होगी। टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।